दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से शेयर मार्केट में हर इंसान को काम करना चाहिए। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए कि हमको किस चीज़ में काम करना है। देखिए चीज़ें बहुत ही ईज़ी होती है, हम लोग ना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी ना ये यूज़ की जाती है। अगर आप किसी भी टॉपर को मतलब मैं अगर एनालाइज़ करूँ हर चीज़ को कि भाई मार्केट में या फिर दुनिया में काम करना है और एक चीज़ में अच्छा बनना है तो क्या किया जाना चाहिए। तो अगर आप मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं एग्जाम क्लियर कर देते हैं या बहुत ही अच्छी चीज़ कोई कर जाता है ना, तो अगर उसको एनालाइज करोगे ना तो एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। वो मिलेगी क्या कि वो इंसान एक ही चीज़ के ऊपर हज़ारों बार ट्राई कर चुका है। वो एक ही चीज़ को कई बार करता है, इस कारण वो उस चीज़ में अच्छा बन जाता है एंड देन वहाँ पर उसको लोग कहने लग जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा 30 मार्क का बंदा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उसने किया क्या? उसने एक चीज़ को पकड़ा और एक चीज़ के ऊपर अपनी पूरी पावर, अपना पूरा फोकस जो भी लगा सकता था, वो वहाँ पे उसने लगाया। सेम चीज़ हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की एंड आपके हिसाब से जो आपको सही लगेगा कि भाई मैं तो इसके अंदर अच्छा हूं। देखो हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट लाइक कह सकते हो माइंडसेट का होता है। उसके लिए हो सकता है एक चीज इजी हो, दूसरी चीज मुश्किल हो, कॉमन सी बात आ जाती है। तो आपको डिसाइड करना है अपने नेचर के हिसाब से। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मुझे भाई फिजिक्स अच्छी लगती है या मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है। हो सकता है आपको इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा नफरत हो। वही चीजें यहाँ पे आती है शेयर मार्केट में कि अगर आप एक इंसान को देखकर कि भाई ये इंसान तो बहुत अच्छा काम कर रहा है किसके अंदर, लाइक बैंक निफ्टी के अंदर, उस कंडीशन में आपने उसको देखकर आपने अपनी पर्सनालिटी को चेक नहीं किया, अपने आप को एनालाइज नहीं किया कि मैं किस में अच्छा हूं, मेरे पास फंड कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मैं कितनी चीजों को मैनेज कर सकता हूं। आपने उसको देखकर अपना कह सकते हो फंड भी खराब किया, अपना सबसे कीमती समय भी खराब किया और अपने आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया, नेगेटिव एक्सपीरियंस जो कि आपके काम का होगा ही नहीं। तो अब इसको सुधारने का तरीका क्या है, ये समझना कि मार्केट में होता क्या क्या है, मेरे लिए क्या चीज सही है। क्योंकि आधे लोग ऐसे होते हैं जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं ना मेरे भाई, उनको उसका सिलेबस भी ढंग से नहीं पता होता, बस वो तैयारी करने में लग जाते हैं। आज मैं आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ किस चीज का, स्टॉक मार्केट का, कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, किन किन तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, वीडियो लंबी भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज गेन करने में समय लगता ही लगता है। अगर मैं नॉलेज देने में, वीडियो बनाने में घंटा भर लगा सकता हूँ, तो मेरे भाई आप भी इसको देखने में टाइम लगा सकते हो। क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है तो नॉलेज गेन होती है जब आप अपना पूरा समय और अपना फोकस लगाते हो। चलो जी, शुरू करते हैं। शेयर मार्केट की बात की थी मैंने, शेयर मार्केट के बारे में बताया था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों जगह तरह से पैसा कमाया जा सकता है। ये तो बात हो गई पैसा कमाने की। पैसा कमाने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है, दुनिया भर का पैसा यहाँ पे पड़ा है। निकालने वाला चाहिए, जिसको निकालना आता है बेसिकली निकालता रहेगा, और जिसको नहीं आता देखो वो क्या करेगा, वो गलती करता रहेगा। नॉर्मली होता क्या है शेयर मार्केट के अंदर, ये चीज़ें समझ लीजिए। शेयर मार्केट जैसा नाम से समझ में आता है कि भाई शेयर मार्केट का मतलब है किसी चीज़ के शेयर्स की बातें की जा रही हैं। अब नॉर्मली हम देखेंगे मार्केट के अंदर जब लोग होते हैं ना, लोगों को नॉलेज नहीं होती। 90%, मैं कहता हूँ 90% लोग जो शेयर मार्केट के बारे में बातें भी करते हैं ना, वो अनप्रोफेशनल होते हैं। आप कहोगे हमें अनप्रोफेशनल बोल रहे हो जी, क्योंकि आपको उसके बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता और आप वहां पर केवल कुछ चीजें जानने के बाद में कि शेयर मार्केट का मतलब है किसी कंपनी का, XYZ कंपनी का मैं शेयर को खरीद लेता हूं, खरीदने के बाद में वो ऊपर की तरफ जाएगा और मुझको प्रॉफिट आएगा और तालियां, सब कुछ अच्छा। बट एक्चुअल में शेयर मार्केट शेयर से ज्यादा बहुत कुछ है। यहाँ पर बहुत कुछ क्यों है वो मैं समझा देता हूँ। नॉर्मली होता क्या था, पहले की बात की जाए तो पहले ये था कि भाई स्टार्टिंग में कंपनी चालू होती है तो कंपनी को फंड चाहिए होता है। अब फंड कंपनी के पास में स्टार्टिंग में अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो आईपीओ लाया। आईपीओ लाने के बाद में उसका प्रोसेस नेक्स्ट ये रहता है कि भाई मेरी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट हो। तो वहां पर इन्वेस्टर्स की जब बात की जाती है तो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी की बात की जाती है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का, मान लीजिए एक पूरी कंपनी का एक शेयर है जिसके पास में 100 शेयर्स हैं, उनमें से एक पार्ट, छोटा पार्ट कह सकते हो, आपने क्या किया, कंपनी के 10 शेयर्स आपने खरीद लिए। ठीक, 100 शेयर्स में से 10 शेयर्स खरीदना मतलब 10% आपने शेयर्स खरीद लिए। तो अब कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 10% के हिसाब से, आपके शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट गेन होगा। बट यहाँ पर शेयर मार्केट में इन छोटी सी चीजों के अलावा बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे हुआ क्या, ये बात समझो। इक्विटी मार्केट का कुछ इशू हो जाता है। इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट का ये मेन टॉपिक रहता है कि यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका कहना है भाई आज मैंने लिया है और अब तो मैं अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए ये चीज़ छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में वो अपनी इक्विटी में काम कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा जो रिलायंस कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखोगे तो इनके जो मालिक है ना वो अचानक से अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं। टेस्ला की बात करें, वो एकदम से अपना पैसा नहीं निकाल सकता क्योंकि उनका पैसा इक्विटी के अंदर कह सकते हो एक तरीके से ब्लॉक हुआ हुआ है। समझ रहे हो।
तो उस कंडीशन में यहाँ पर ध्यान देने की बात ये आ जाती है कि आम आदमी जो है वो कैसे इक्विटी में काम करेगा, क्योंकि इक्विटी का कोई शेयर अगर 100 रुपीज़ का है ना और आम आदमी चाहता है भाई मैं 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो आपको सीधा सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी है, इसको मल्टीप्लाई करो और ये पैसा आपको पे करना है, ठीक। और पे करने पर होगा क्या, आपके जो 100 शेयर्स है ना वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब वो डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं उसको आप 1 साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, 20 साल के लिए रखो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इतना लंबा प्लान करेंगे तो भाई क्या होगा, हमारे तो बाल भी सफेद हो जाएंगे ना। तो उस कंडीशन में हमें अगर यहाँ पे कुछ जल्दी काम करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे काफी सारी चीजें इन्वॉल्व की गई है, काफी सारी चीजें बनाई गई हैं। क्या क्या चीजें बनाई गई हैं उसको समझिए। अब चीज़ों की बातें की जाए तो चीज़ों का मतलब ये हो जाता है कि शेयर मार्केट में शेयर्स के अलावा क्या क्या चीज़ें, लाइक किन किन, लाइक कह सकते हो सेगमेंट के अंदर काम किया जाता है। अगर हम शेयर्स की बात करें, लाइक कंपनी के शेयर्स होते हैं। दूसरी चीज़ की बात करें जैसे कमोडिटी मार्केट, आपको बताना चाहूँगा कमोडिटी मार्केट इंडिया में अगर आप काम करते हो तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आपके लिए सिस्टम हो सकता है, जिसके अंदर लोग पता है काम क्यों करते हैं। इसके पीछे के लॉजिक लोग उल्टा ही निकालते हैं। उनका कहना है कि भाई हम सुबह सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर पे आते हैं, और कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे चालू होती है और रात के 11 बजे तक चलती है। तो उनका कहना है कि शाम के 5 से लेकर रात के 11 बजे तक हम लोगों को एक समय मिल जाता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी स्ट्रैटेजी काउंट होती है। ऐसे लोग जो ये माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि भाई हम शाम को 5 बजे घर आते हैं, नहाने के बाद में, शाम के आने के बाद में नहाते हैं और आराम से लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं ठंडे दिमाग से, और अपना पूरा समय जो वो ऑफिस में देकर आए थे ना, लाइक उसकी बात करें, उसके साथ साथ अब वो इतना समय यहाँ पे भी दे देते हैं। देन उसके बाद में उनकी पर्सनल लाइफ कह सकते हो, फैमिली लाइफ खत्म ही हो जाती है। ये ट्रू रियलिटी है। कमोडिटी मार्केट वाले लोग इस चीज को समझते होंगे। और जो लोग इसमें प्रोफेशनली काम करते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो एल्गो सिस्टम यूज करते हैं। वो लोग ऐसे काम ही नहीं करते हैं, बात ध्यान रखना, वो लोग ऐसे काम ही नहीं करते। उनका माइंडसेट ये होता ही नहीं है कि भाई मुझे 5 बजे छुट्टी मिली है ऑफिस से, पता लगा आपने 1000 रुपये यहाँ पे कमाए थे भाई पूरे दिन मेहनत करके, और 2000 का चढ़ावा आपने यहाँ पे शाम के 5 से 11 तक निपटा दिया। देन रात के 11 से लेकर सुबह के 8 बजे तक बस यही सोचते रहोगे, मालिक 2 दिन तो बर्बाद हो गए, है ना। तो ये चीजें नहीं करनी होती है यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में। यहाँ पे क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होता है ना, वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। देन थर्ड कंडीशन आ जाती है जिसमें काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं करेंसी सेगमेंट। करेंसी सेगमेंट या फिर इसको बोलते हैं फोरेक्स सेगमेंट, फोरेक्स मार्केट। अब ये भी होता है, फोरेक्स का मतलब क्या हो जाता है, लाइक किसी देश की करेंसी के अंदर काम करना। तो शेयर मार्केट केवल और केवल शेयर के अंदर काम नहीं कराता। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, पहली चीज हो गई शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। दूसरी चीज कमोडिटी मार्केट के अंदर बात करें तो यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट जो भी होंगे, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे काम कराए जाते हैं। देन बात करें देश की करेंसी, जिसमें कि लाइक हम लोग काम कर सकते हैं अपने पेयर्स के अंदर, जो कि मैं हमेशा बताता भी रहता हूं, उन पेयर्स में आप काम कर सकते हो। शर्त यह है कि आरबीआई अप्रूव्ड, क्योंकि आरबीआई ही करेंसी को मैनेज करता है। जो भी हमारी करेंसी के अंदर कह सकते हो अप्स एंड डाउन्स होंगे, जो भी पॉलिसीज क्रिएट होती है ना करेंसी रिलेटेड, वो आरबीआई डिसाइड करता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, शेयर मार्केट में लीगल वे में आप काम करें तो यहाँ पर कंडीशन रख दी गई कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप काम करेंगे, तभी आपका ये लीगल वे में माना जाएगा। अगर आप इलीगल वे की एक्टिविटी करते हुए पैसा कमाते हो तो आपको कौन पकड़ लेगा, भाई इनकम टैक्स पकड़ लेगा। सिंपल सी बात है कि बेटा ये पैसा कहाँ से कमाया। उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इनकम टैक्स के बाद इतनी ज्यादा पावर होती है कि आपका पैसा भी सीज हो जाएगा, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे डिजिटल करेंसी का यूज करने की बातें की जा रही है, जहाँ पे कह सकते हो यूपीआई इतनी ज्यादा होती है, वहां पर बिना अकाउंट के, बिना प्रॉब कैसे कोई जी सकता है, आई डोंट नो कैसे जिएगा वो, कॉमन सी बात आ जाती है। तो ये 3 तरीके हो गए शेयर मार्केट में काम करने के। अब इन तरीकों के अंदर भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बांट दी गई हैं ताकि इंसान और भी अच्छे से काम कर सके। अब जैसे शेयर्स की बात करें तो शेयर्स के अंदर का लॉजिक ये था कि भाई आम आदमी हो गया, कौन कौन काम करता है यहाँ पे, एक तो आम आदमी हो गया और एक हो गया बैंक्स। देन उसके बाद में कह सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एफआईआईज या डीआईआईज होते हैं जो काम करते हैं, कॉमन सी बात है शेयर मार्केट में। तो उनके लिए क्या किया गया, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पैसा, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी में काम किया, मैं 20,000 महीना कमाता हूँ और मैंने 20 के 20,000 रुपये ना जोड़ दिए, और 20 के 20,000 जोड़कर साल भर की इनकम मेरी बनी, तो मैंने 2,40,000 रुपये मैंने बोला भाई अब मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कहाँ करूँ। तो इस कंडीशन में मुझे इन्वेस्टमेंट करना तो कद्दू नहीं आता। मुझे तो बताया गया था कि भाई तुमको ये पर्टिकुलर मशीन या फिर ये पर्टिकुलर कोर्स करो, करने के बाद में कैसे इस मशीन को यूज करते हैं वो सीख जाओ, और सीखने के बाद में बस उस मशीन का बटन दबाते रहो ताकि आपको ये 20,000 महीने की सैलरी मिलते रहे। आपको वो मशीन चलाना सिखाया गया था, आपको पैसे से पैसा कमाना नहीं सिखाया गया था, क्योंकि ये चीज जानबूझ के छुपा के रखी जाती है। अगर आम आदमी कोई चीज समझ में आ जाएगी कि पैसे से पैसा कैसे कमाना है, देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम होगी किस इकोसिस्टम के अंदर, कि जो भी जॉब करने वाले लोग हैं वो लोग इतने तो समझदार होते ही है ना कि वो इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से पैसे से काम कराया जाए।
हमें ये कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता, इसके ऊपर स्पेशल डिग्री दी जाती है, बट डिग्री जो देते हैं उनको भी कद्दू नहीं पता होता कि भाई किस तरीके से पैसे से काम कराया जाता है। ठीक, चलिए जी, यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर 2,40,000 रुपये आपने किए, आपने क्या किया, भाई काम करता हूँ मैं बैंक में डाल देता हूँ। बैंक में हमारे पास दो तरीके होते हैं, कॉमन सी बात है, इंसान या तो नॉर्मली एफडी कराता है। एफडी का मतलब होता है, कह सकते हो कि हमारा पैसा जो है ना वो स्टेबल बना रहता है। लाइक आज अगर मेरे पास में 2 लाख रुपए है ना, तो वो 20 साल बाद भी 2 लाख रुपए ही बने रहेंगे। लाइक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से 2 लाख के अंदर जो वहां पे वैल्यू होगी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है, हमने अपने पैसे को एक स्टेबल वे में लाइक कह सकते हो जिंदा रखा। लाइक उसकी वैल्यू गिरना चालू नहीं होगी, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन के कारण 6% वैल्यू गिर जाती है। किसी भी चीज की बात की जाए वहां पे भी करेंसी में भी ये बातें होती हैं। तो इस तरीके से काम किया। दूसरे तरीके की बात आ जाती है कि बैंक क्या करता है, उस एफडी के पैसे को म्यूचुअल फंड में डालता है, या फिर आप भी डायरेक्टली उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। और वो म्यूचुअल फंड बनाता कौन है, म्यूचुअल फंड का कह सकते हो जो पूरा इकोसिस्टम बनाता कौन है, वो बैंक्स बनाते हैं। और बैंक के अंडर काम करते हैं एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इसी चीज के लिए परफेक्ट होते हैं, ट्रेन होते हैं कि भाई आप किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि एक स्टेबल वे में इनकम जनरेट हो सके। और ये बात ध्यान रखो, म्यूचुअल फंड के अंदर भी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि वहां पे एक स्टेबल इनकम है, वहां पे भी बोला जाता है कि यहाँ पे भी मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि ये पैसा शेयर मार्केट में इन्वॉल्व किया जाता है। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो इंसान आपके नाम पर काम कर रहा है, रिस्क किसका है, आपका। रिस्क किसका है, आपका। काम कौन कर रहा है, बैंक। प्रॉफिट होगा तो बांटेगा कौन, बैंक और आप। ठीक, रिस्क हुआ किसका जाएगा, आपका। तो देख रहे हो, एक्चुअल में गेम आपके ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वहां पे लॉस होता है तो भाई आपको ही होगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों में बटेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैंक की तरफ से लाया गया। देन उसके बाद बात करें, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, म्यूचुअल फंड हो गया और एफडी हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि शेयर के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे फंड की जरूरत पड़ती है, और फंड की जरूरत मतलब फुल फंड की जरूरत पड़ती है। पूरा पैसा आपको चाहिए होगा अगर आप किसी शेयर में काम करना चाहते हो। अब बैंक के पास में ये प्रॉब्लम आती है कि बैंक को चाहिए होता है कम से कम इतना आरओआई तो निकल कर आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि बैंक भी पैसा कमा पाए और वो अपने ग्राहक को, जिसने उस पर विश्वास किया, उसके ऊपर भी उसको भी पैसा दे पाए। तो उस कंडीशन में क्या चीज होती है, यहाँ पर शेयर मार्केट में एक नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए एसबीआई शेयर है, एसबीआई शेयर है, तो नॉर्मल अगर वो शेयर होगा लाइक जो कि एनएसई और बीएसई जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, नॉर्मली हम एनएसई पे काम करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट होता है टेक्निकली, इस वजह से उस पर काम किया जाता है और एडवांस है। तो एसबीआई शेयर की बात करें तो एसबीआई, अगर इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं, केवल इक्विटी की, तो यहां पर पता क्या होता है, यहाँ पे अगर एसबीआई का शेयर 500 रुपीज का है तो आपको उसका मालिक बनने के लिए 500 की 500 पे करने पड़ते हैं। प्लस वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप केवल वहां पे बायर बन के चल सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए या मार्केट साइडवेज हो जाए, आप तीनों तरीके से पैसे कमा सकते हो। बट इक्विटी मार्केट में अगर कोई इंसान काम करता है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम बस इतनी सी आ जाती है कि वहां पर केवल और केवल आप बाय करके ही पैसा कमा सकते हो। मतलब 33% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा, 66% चांस है कि आपका पैसा या तो स्टेबल रह जाएगा, मतलब मार्केट साइडवेज हो जाएगी तब भी आपको लॉसेस होंगे, और मार्केट नीचे गिर जाएगी तो भाई दबा के लॉसेस होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पैसे को बैंक में रखवाया, और बैंक में रखवाने के बाद में बैंक कहता है हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड भी काफी सारी चीजें करते हैं। ये क्या करते हैं, लाइक मिड कैप हो गया, या फिर कह सकते हो इंडेक्स में पैसा लगाया जाता है, या फिर इंडेक्स के ऑप्शंस में पैसा लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस चीज के ऊपर, ऑप्शन बाइंग के ऊपर, तो देखो किसी को कोई वो चीजें करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन बाइंग तो बच्चों वाली बात हो जाती है, नया बंदा होता है वो करता है क्योंकि उसको दिखता है 10 का 100 बनाना है। ठीक है, जुआ खेलने का एक प्रोफेशनल जगह जो होती है आपको वो यहाँ पे शेयर मार्केट में मिल जाती है। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल बंदों की, जो बैंक के द्वारा कह सकते हो ऑफिसर्स होते हैं, जो अच्छी खासी सैलरी भी लेते हैं और आपके करोड़ों रुपए के मैनेज करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर जो होता है वो कितना होता है आप सोच सकते हो। इसी चीज की वो तनख्वाह भी लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो काम होता है उसकी बात करें तो ऑप्शन सेलिंग पे भी काम किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग में उनको पहले ही पता है कि भाई इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा, तो रिस्क जो है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, और ये बात आपसे बताई नहीं जाती, आपसे छुपा के रखी जाती है। आपको भी पता होना चाहिए कि भाई मेरे म्यूचुअल फंड पे जो वो काम कर रहा है ना, उसके अंदर वही रिस्क है जो मैं रिस्क ले सकता हूं, वही रिटर्न है जो मैं रिटर्न ले सकता हूं। समझ रहे हो। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में किसी ने क्या किया, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस में काम करते हैं वो लोग, हैजिंग करते हैं, हैजिंग के थ्रू काम किया गया। तो हैजिंग का सबसे खूबसूरत बात पता है ये होती है कि वहां पे ना पहले ही पता लग जाता है मुझको इतना प्रॉफिट आएगा, मुझको इतना लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको डरने की जरूरत नहीं होती। क्यों भाई, आपको तो पता है ना कि बैंक ने हमारे पैसे को मैनेज किया हुआ है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक को भी पता है कि इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है। बट जो बैंक है
जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके एम्प्लॉय वो डाटा पर वर्क करते हैं, वो देखते हैं कि मैंने इतने बार इसको किया तो इतनी बार मैं प्रॉफिट में रहा, फाइनली हम ग्रीन में आकर एग्जिट करते हैं। और आप क्या है, आपको ये बात कभी बताई नहीं गई कि बेटा तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप भी खुद बैठकर अपने आप एनालाइज करते, साल भर 2 साल मार्केट को देते, देन उस कंडीशन में आपको पता लगता भाई जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं वो चीज़ मैं घर बैठ के कर सकता हूँ। एंड सेफ्टी तो उतनी ही है ना, क्योंकि ये लोग भी रिस्क ले रहे हैं किस चीज़ का, कि लॉस हुआ तो इतना होगा, मैं भी ले सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे बैंक का पूरा गेम जो इक्विटी के साथ हो जाता है वो कहाँ पे जाता है, नॉर्मली म्यूचुअल फंड वालों के पास चला जाता है। म्यूचुअल फंड वो डिफरेंट डिफरेंट बना के रखते हैं। आपने देखा होगा एक ही बैंक के मल्टीपल लाइक म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि ये भाई लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला, ये वाला, वो वाला, पता नहीं इतने सारे बना देंगे। रीजन उसके पीछे ये होता है कि इंसान को वहां पे कह सकते हो पूरा का पूरा लाइक एक तरह से कह सकते हो अंधेरे में रखा जाता है कि मालिक तुम इसमें करोगे तो ये फायदा, इसमें करोगे तो ये फायदा, और बाद में लिख देते हैं रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है। वो एक छोटी सी लाइन ही पूरा गेम चेंज कर देती है। तो भाई कॉमन सी बात आ जाती है, अगर आप रिस्क लेना जानते हो तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। कभी भी ये बात ध्यान रखना, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है ना, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके आप कभी भी इतना फंड नहीं बना सकते हो कि बात की जाए कि आप यहाँ पे करोड़ों कमा लोगे। नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर काम करने के लिए ऑप्शन सेलिंग पे ट्राई करना ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लीवरेज भी मिलता है। लीवरेज एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है शेयर मार्केट की। आने वाली वीडियोज़ में आपको उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो शेयर की बात हो गई। शेयर के बाद आ जाती है नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। हमने अभी इक्विटी की बात कर ली। इक्विटी में प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन की कि इक्विटी में प्रॉब्लम यह है कि मेरे भाई कि यहाँ पे केवल बाय करके चल सकते हैं। तो अब बात आ जाती है जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर कह सकते हो जो एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है इसमें म्यूचुअल फंड भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, वो और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों से लाइक लीगल वे में पैसा लेते हैं और उनके पैसे को इन्वॉल्व करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, और अच्छा रिटर्न निकलने पर वो लोग वहाँ पे शेयरिंग लेते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्यारा बिजनेस है, और बिजनेस होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, फ्री की चीज़ें तो फ्री में रह जाती हैं। अब बात आ जाता है इससे एक अपग्रेडेड वर्जन जिसको बोल सकते हो। इक्विटी के बाद में क्या किया गया है, इक्विटी के बाद में शर्त रखी गई इनकी तरफ से, कह सकते हो सेबी के पास में लाइक डाला गया कि अब क्या किया जाए कि हमें लाइक चांसेस बढ़ जाए। यहाँ पे क्या है, जीतने के चांसेस केवल 33% थे। तो भाई अब क्या है, अगर मार्केट सोचो ऊपर जा रही है तभी प्रॉफिट होगा इक्विटी वाले को। ठीक है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ चली जाए तो उस कंडीशन में उसको लॉसेज होंगे। मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी उसको लॉसेज ही होंगे, केवल प्रॉफिट उसको यहां पर होगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 20% चांस मार्केट के हाई जाने के रहते हैं, 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। तो आपको दिख रहा है कि 80% चांस तो है कि भाई मुझको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड देखोगे तो ऐसा तो नहीं है आपने बाय किया तभी वो शेयर एकदम गधे पे सवार हो जाएगा। नॉट पॉसिबल ना। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि लॉजिक पीछे का क्या है। तो इक्विटी के अंदर काम करने का मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 80% तो आपके पक्ष में है ही नहीं। 20% जो बचा उसके अंदर क्या है, अगर आपने गलती से प्रॉफिट भी कमा लिया, अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स, इधर का टैक्स, उधर का टैक्स, प्लस जो पैसा बचेगा ना फाइनल आके, वो कह सकते हो ऊंट के मुंह में जीरा, वो वाला काम यहाँ पे हो जाता है। और ये चीज़ आप नोटिस भी करते होंगे जो इक्विटी में काम करते हैं ना, लाइक उनको ये चीज़ फील भी आती होगी कि भाई पैसा फंस गया तो 1 साल 2 साल के लिए फंसा पड़ा हुआ है। क्यों, मार्केट तो 60% टाइम साइडवेज हो जाती है और 20% टाइम डाउन साइड पे हो जाती है। तो वो चीज़ आपको समझनी है। ये कॉन्सेप्ट आई विश क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी मार्केट में क्यों बड़े लोग जो होते हैं वो पैसा कम लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि करोड़ों रुपए की इक्विटी खरीद के रखते हैं। भाई उनका फंड ही इतना बड़ा हो चुका है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको वो पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। एक अमाउंट उनका ऐसा रहता है जो ऑप्शंस में काम करता है, एक अमाउंट ऐसा रहता है जो वो ऐसी चीजों में ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है। लाइक उतना बड़ा हो तो जाए पहले हम। चलो, इक्विटी के बाद में नेक्स्ट स्टेप लाया गया जहां पर क्या है, 33% चांस जो थे ऊपर जाने के, और 33% चांस नीचे जाने के, और 33% चांस साइडवेज होने के। तो अब बोला गया कि अगर कोई स्टॉक है, मैं स्टॉक की बात करता हूं, अगर कोई स्टॉक है मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक, देखो ये वाला जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना कि 20% टाइम मार्केट ऊपर जाती है, 20% टाइम नीचे जाती है, 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, ये मार्केट का एनालिसिस कह सकते हो। अगर ये मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या होता है, प्रिडिक्शन की जाती है किस चीज पे, प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब कोई 3 चीजें हैं, 3 में से एक चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 33%। तो ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग नहीं है, ये एक तरह की काउंट होती है। ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे यहाँ 20% बताया, यहाँ 33%,
ये प्रोबेबिलिटी पे बात की जा रही है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मुझे लगता है कि कोई स्टॉक भाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बाय करके चल सकता हूँ। ठीक है, बाय करने पर वही चीज़ है 20% टाइम का लाइक कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को 80% आप अपने पक्ष में कैसे ला सकते हो जीतने के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं ऑप्शंस के ऊपर बातें करने वाला हूँ। ये पूरी सीरीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये 20% जब मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाने की चांस है तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे की तरफ से गेम खेलूंगा ताकि मुझे ये वाला भी लाइक प्रोबेबिलिटी मिल जाए और ये वाली भी, तो मुझे 80% चांस होंगे कि मैं जीत जाऊं। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत ईजी चीजें हैं, बट हमें बताया ही नहीं जाता क्योंकि छुपा के रखना जरूरी हो जाती है अच्छी चीजों को। चलो जी, स्टॉक को मैंने बाय किया, बाय करने पर क्या होगा, बाय किया, बाय करने पर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में मैंने बाय कर लिया, चलो अच्छी बात है, ताल लिया। तो ये 33% वाला पक्ष में हो गया मेरा कि मैं इसको स्टॉक के अंदर बाय करके चल सकता हूँ। मुझे लगता है स्टॉक नीचे गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट सेलिंग करूंगा, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी तो अगर कोई शेयर 100 रुपये का मैंने बेच दिया, अब वो 80 का हो गया तो मुझे पर शेयर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाती तो वहां पे मुझे ऊपर की तरफ जाने पर प्रॉफिट होता। ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस वाली कंडीशन में भी काम कर सकता हूँ, इसमें भी मैं काम कर सकता हूँ अगर मेरा लाइक एनालिसिस सही है। बट अब बड़ी प्रॉब्लम है कि ये वाली कंडीशन की 60% टाइम तो मार्केट साइडवेज रहती है, उस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे तो हो गया, ये जो काम किया जाएगा ना ये इक्विटी कहलाएगा। देन ये इसके बाद में इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट का क्या होता है, फ्यूचर मार्केट में ना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का मतलब ये समझिए कि लाइक मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे का रीजन समझाता हूँ, वरना इक्विटी में भी आपको लीवरेज मिल सकता था। ये बनाया इसलिए गया, इक्विटी के अंदर एक चीज होती है कि अगर आप 365+1 डे तक रहते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डिलीवरी में रहकर तो आपको टैक्सेशन में फायदा मिलता है। मतलब आपको एक लॉलीपॉप हाथ में थमा देती है गवर्नमेंट ताकि आपका पैसा किसके पास रहे, कंपनी के पास रहे। कॉमन सी बात है, और कंपनी उसको ग्रोथ में लगाए क्योंकि आप तो ग्रोथ नहीं कर सकते, आपको तो उन्होंने बताया ही नहीं, कभी कॉलेज में स्कूल में सिखाया ही नहीं गया कि बेटा पैसे को पैसे से कैसे कमाना है। आपको तो बताया गया था बेटा नौकर कैसे बनना है। तो वो भी इस बात को जानते हैं, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि आप अपना पैसा इस इक्विटी वाले स्टॉक के अंदर लगा के रखो, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो जानता है कि देश के अंदर पैसा आएगा तभी तो काम होगा। पैसा उसके पास कहां से आएगा, या तो वो बैंक से लोन लेगा या गवर्नमेंट से लोन लेगा कि भाई मुझे पैसा दे दो। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दे किसी को, और पैसे देगी तो फिर क्या होगा, कॉमन सी बात है, आम जनता ही खड़ी हो जाएगी, मालिक तुम्हारा कौन सा वो चच्चा लगता है कि तुम उसको पैसा दे रहे हो। बैंक की बात करें, बैंक पैसा देगा तो बैंक अगर डूब गया तो प्रॉब्लम, क्योंकि बैंक डूबेगा तो लोग गवर्नमेंट को रोएंगे, मालिक हमारा पैसा डूब गया, अब गवर्नमेंट को फिर पैसा देना पड़ेगा, पैसा कहां से देगी। और आपको पता होना चाहिए कि हर बैंक के अंदर रूल है कि एक अकाउंट के ऊपर, मान लीजिए आपने एसबीआई में अकाउंट है, आपका वहां पे 1 करोड़ भी पड़ा है ना, तो केवल 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस होता है कि 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, बाकी 95 गए तो गए, भूल जाओ। ये चीजें होती है। इस कारण जो अमीर लोग होते हैं अपने फंड को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगह पर 10 अकाउंट खोल के रखते हैं, 10 डीमेट अकाउंट रखते हैं। वो रीजन है उसके पीछे, जमीन खरीद के रखते हैं, व्यापार में लगा के रखते हैं, ताकि कभी ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो उनके पैसे की वैल्यू एकदम से डिवैल्यू ना हो जाए। समझ रहे हो? तो ये चीज आ जाती है। अब बात आ जाती है, वो चाहते हैं आपको यहाँ पे काम करो, बट ध्यान दो फ्यूचर में शर्त ये लग दी जाती है, अगर आपको पैसा कमाना है जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एसबीआई के स्टॉक की बात करूं तो अगर मान लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है तो हमारे पास ना 3 महीने होंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मतलब इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर दिसंबर मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में मैं काम कर रहा हूं तो दिसंबर मंथ की एक्सपायरी जो मंथ के अंत में होती है, उस एक्सपायरी तक ही उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम कर सकते हो, फिर उसको एग्जिट करना पड़ेगा। और एग्जिट करने का मतलब है कि ये 365+1 डे वाला रूल ब्रेक हो जाएगा और आपकी जो भी इनकम होगी उस पर डायरेक्टली कह सकते हो स्पेकुलेटिव इनकम में 15% का टैक्स आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो। अब बात आ जाती है, भाई मैं तो कहता हूं मैं तो 1 साल आगे वाले में करना चाहता हूं, जैसे हम यूएसडी एनआर में करते हैं ना कि 1 साल आगे वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करते हैं, तो आप देखोगे तो उसके अंदर भी 365 डेज ही तो कवर होता है, +1 डे वाला रूल क्यों लगाया गया, रीजन है ना उसके पीछे। समझ गए ना गेम क्या है? तो पीछे के बैक एंड के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए जी, तो फ्यूचर आई विश क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर को क्यों लाया गया, बड़ा सिंपल है कि भाई ताकि आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काम करो, 3 महीने से ज्यादा में तो काम कर ही नहीं सकते हैं, प्लस 15% का टैक्स भी पे करो, प्लस आपको यहाँ पे जो काम कर रहे हो आप फ्यूचर डेरिवेटिव में काम कर रहे हो तो आपको सहूलियत दी जा रही है क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे आपको लीवरेज मिल जाता है। लीवरेज का बेसिक मतलब समझो कि अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो मैं उसको 20 रुपए में खरीद पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझको यहाँ पे 5 टाइम का
लीवरेज मिला, ये जो 5 टाइम है ना इसको लीवरेज बोलेंगे, और जो ये इनिशियल अमाउंट जो मिनिमम कह सकते हो मुझको पेमेंट करनी पड़ी, इसको मैं बोलूंगा मार्जिन अमाउंट की इतनी मुझे मार्जिन अमाउंट पे करनी ही करनी पड़ेगी इस चीज का मालिक बनने के लिए। अब आप सोचोगे भाई 100 रुपए की चीज का मालिक तुमको 20 रुपए में बना दिया है कैसे? बेसिकली ये रूल है भाई, कॉमन सी बात आ जाती है, रूल्स तो अपने ही हाथ में है ना। जब सोचो पूरी सरकार अपनी हो तो सारा शेयर मार्केट अपना हो तो रूल से भी जो चाहे वो बना सकती है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, कॉमन सी बात है। तो ये चीज आती है, इस तरीके से काम किया गया। न नेक्स्ट स्टेप बात आ जाता है, इससे एक कदम और ऊपर जाने की बात की जाती है, क्योंकि क्या मैंने बताया ना आपको कि 60% टाइम तो मेरे भाई मार्केट साइडवेज रहती है। अब फ्यूचर वाली जो कंडीशन है ना, ये भी बड़े प्लेयर्स के लिए है और बड़े प्लेयर ही इसमें पैसा लगाएंगे। आम आदमी बेसिकली काम करेगा 100 शेयर में, 200 शेयर में, यही तो काम करेगा। अब बोलो उसको बोलने लगो देखो भाई कम से कम आपको ना एसबीआई के 1500 शेयर खरीदने हैं, और आपने बोला ये 1500 शेयर खरीदने का मतलब है इसको इक्वल कर दिया मैंने एक लॉट। अब आपने तो इसको एक लॉट बोल दिया, पर 1500 शेयर खरीदने का मतलब कितना बैठेगा? अगर शेयर की वैल्यू 500 रुपए भी हुई तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बैठेगी। मान लीजिए 7.5 लाख रुपीज का वो प्रोडक्ट बैठा। अब आपने बोला देखो 7.5 लाख का प्रोडक्ट जरूर है, बट मैं इसमें क्या करता हूं, मैं आपको इसको 1.5 लाख में दे दूंगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आप खरीद सकते हो। बट 1500 शेयर खरीदने की आम आदमी में क्षमता ही कहां होती है? वो बेचारा 100 शेयर 200 शेयर में काम करने वाला इंसान। तो आप खुद सोचो कि आपको यहां से बांट दिया गया ना, एक्चुअल में आपको यहां से खुद ब खुद एग्जिट कर दिया गया फ्यूचर से कि बेटा तुम चुपचाप जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे झुंझुना खेलो अपना आराम से, 100 शेयर 50 शेयर। ये सच है, ऐसा वाला गेम खेला गया है और खेला जाता है, समझने के ऊपर बात है। देन नेक्स्ट स्टेप बात आ जाती है एक और इससे अपग्रेडेड वर्जन जिसको बोल सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है 20% टाइम चांस है, ठीक। मार्केट नीचे की तरफ जाएगी 20% टाइम चांस है। मार्केट साइडवेज हो जाएगी, इसके चांसेस 60% हैं, ठीक। तो भाई अब क्या करें? कॉमन सी बात है, सोचो मैंने कोई शेयर बाय किया तो वो तो ऊपर ही नहीं जाने का नाम लेता भाई, वो तो बीच में ही खड़ा हुआ है। महीने का ये मान के चलो, अगर 100% की बात हो रही है तो 60% टाइम तो वो साइडवेज खड़ा है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो मार्केट में जो इंसान कमाते हैं ना, आपको क्या लगता है वो इक्विटी वाले कमाते हैं? ना मेरे भाई, ठीक। आपको क्या लगता है वो फ्यूचर वाले कमाते हैं? ना मेरे भाई, वो भी नहीं कमाते। आपको क्या लगता है कि ये कमोडिटी मार्केट में काम करने वाले कमाते हैं? नो। कमाता कौन है पता है? ऑप्शन सेलर। ये बात ध्यान रखो, ऑप्शन सेलर जो होता है उसके अंदर ये सारे लोग आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, बड़े बड़े प्लेयर हो गए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आम आदमी से पूछो वो क्या कहता है, मैं ये काम करना चाहता हूँ इसमें रिस्क है, वो कहता है मर जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तुम चलो जो करना है। मतलब समझ रहे हो, इमोशनल पर्सन एकदम से यहाँ पे बेवकूफी कर बैठता है, बट प्रोफेशनल पर्सन यहाँ पे क्या करता है, समझदारी के साथ पहले कैलकुलेट करता है कि रिस्क कितना है मेरे भाई। अगर रिस्क वो देखता है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क की कैटेगरी में काउंट होता है, ठीक, देन वो इस रिस्क को लेना पसंद करेगा। बट अगर वो अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात कर रहा है कि भाई मैं तो बस मर जाऊंगा, कुछ हो जाए देख लेंगे, मतलब ये काम करना ही करना है, पागलपंती वाली बात है, तो उसको मैं अनकैलकुलेटेड रिस्क के अंदर काउंट करूंगा। तो अगर आप लोगों को मैं बोलूं आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, देन रिस्क अच्छा है, ठीक है। वो होता है ना दाग अच्छे हैं, वही चीज है। लोगों को जैसे ही रिस्क का नाम लिया जाता है उनकी हवा गोल हो जाती है, अरे मालिक रिस्क है इसमें, तो कॉमन सी बात है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा रिस्क हर चीज में है। आप एक ही जॉब कर रहे हो भाई, कभी भी लात लग सकती है। आपकी एक गलती, आपके बॉस को अगर आप पसंद नहीं आए तो आपको निकालने के उसके पास 100 तरीके हैं। आपको क्या लगता है कि आप केस कर दोगे, ये कर दोगे? कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये बात ध्यान रखो। सड़क पे निकलते ही रिस्क चालू हो जाता है, ठीक। ये चीज मैं खुद देख चुका हूँ। मेरे फादर पूरी जिंदगी लाइक कह सकते हो साइकिल से गए हुए हैं, ठीक है, अपने कॉलेज में जहाँ पे वो काम करते थे। एंड जब चोट लगी, लाइक अभी सही है बिल्कुल, जब चोट लगी तो पैदल जाते हुए चोट लग गई। तो रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेटेड रिस्क और अनकैलकुलेटेड रिस्क आप किस में डिसाइड कर पाते हो, समझ रहे हो? ये चीज आपको समझनी है। अब ये इंसान जो यहाँ पे समझदार आदमी है, ऑप्शन सेलर, ये इस बात को जानता है, तो इसने क्या किया, इसने कैलकुलेटेड रिस्क लेना प्रेफर किया कि मार्केट कहती है कि मार्केट 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, तालियां। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, 66% चांस होते हैं कि आप जीतोगे, केवल 33% चांस है कि आप लॉस करोगे, ठीक। और लॉस भी आपको पहले से प्री डिफाइन है कि मालिक अगर आप 2 रुपए कमाने की सोच रहे हो तो 4 रुपए का नुकसान हो सकता है, और 4 रुपए का नुकसान होने की चांसेस केवल 33% है, 66% है तुम जीत जाओगे। तो ये इंसान कहता है कोई बात नहीं, रिस्क लेना है, बट रिस्क लेना है कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं आंख मीच के जय माता की करके सीधा बस देख लेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वो वाला रिस्क नहीं लेना होता यहाँ पे। तो अब बात आ जाती है भाई, ये तो बात हो गई यहां तक कि फ्यूचर की बात कर ली, इक्विटी की बात कर ली, फ्यूचर की बात कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया यहाँ पे ऑप्शंस।
अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में गेम बस इतना सा है कि आपको छुपा के रखा जाता है। ऑप्शंस में आप देखोगे ना, जो बुक्स यूज की जाती हैं, बुक्स के अंदर स्ट्रैटेजीज होती हैं भाई, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप देखकर कहोगे मैं तो दिमाग खराब हो गया। बट क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते होंगे? जी नहीं, वो अपनी खुद की इंडिविजुअल कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन पे ही काम करते हैं। बिकॉज आपको ये बात समझनी होगी कि अगर बुक पढ़ के कोई इंसान ट्रेडर बन पाता, समझ रहे हो, देन हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता। ये बात ध्यान रखने की आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको एक ट्रेडर के रूप में बनाती है, या कह सकते हैं एक अच्छा इंसान बनाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप बेसिकली अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि मालिक आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, एक माइंड में आप कह रहे हो अपॉर्चुनिटी बन रही है, दूसरे माइंड में अपने ही माइंड में कह रहे हो ना जी रिस्क है, डर लग रहा है जी, कॉमन सी बात है। तो उस कंडीशन में आप अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक, तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि आपके सोचने का तरीका, कि आप सोचते कैसे हो। लाइक मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करते हो, या फिर कह सकते हो एक चीज़ पे फोकस होकर काम करते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करता है ना कोई टॉपर, अगर उससे पूछोगे भाई तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है, अगर वो सच बताए तो ये होता है कि वो एक ही चीज़ को बार बार करता था और उसी वजह से उसके अंदर वो अच्छा बन गया। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आज ये वाली पढ़ूंगा, कल वो वाली पढ़ूंगा, परसों वो वाली पढ़ूंगा, और फाइनल रिजल्ट आता है शून्य, बड़े वाला शून्य। बट बात की जाए जो एक सक्सेसफुल कह सकते हो जो इंसान होता है, उससे आप पूछोगे तो वो क्या कहता है, वो एक ही चीज़ को भाई मैंने हज़ारों बार ट्राई किया तब जाके मैं इस चीज़ में अच्छा बन गया, और मुझसे अच्छा अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बात खत्म। तो ये तरीका भी यूज़ किया जाता है। तो वो डिसाइड आप करेंगे। तो यही चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चाहो यहाँ पर सिर फोड़ सकते हो भाई, पहले मैं इक्विटी करूंगा। लोग कहते हैं ना 1 साल इक्विटी करना चाहिए। अरे पोपट बनाने का तरीका है मेरे भाई, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचने की बात है। चाणक्य नीति खुद ब खुद ये चीज कहती है कि अगर गलतियां दूसरों की नहीं सीखोगे, दूसरों की देख देख के, तो अपनी गलतियां करोगे तो तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ने वाली है। अब आप इक्विटी में ट्राई करना चाहते हो, मेरे हिसाब से आंसर मिल गया होगा नो। आप फ्यूचर में ट्राई करना चाहते हो, आपका आंसर आ गया होगा नो। आपको आंसर आया होगा कि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर कह सकते हो कि आपकी दाल गलेगी, और दाल गलेगी नहीं, आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ही मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर हैं वो काम कर रहे हैं। अगर आप पूरा चार्ट देखो, चार्ट कैसे देखोगे कि भाई इक्विटी मार्केट हो गया, ठीक, फ्यूचर मार्केट हो गया, ऑप्शंस हो गया, ठीक। इक्विटी के अंदर क्या आ जाता है? इक्विटी में उसका बेसिकली, इक्विटी में तो शेयर्स की बात आती है केवल, ठीक। इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह हो गए। आप अगर नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है सेफ्टी के साथ कहाँ पे बनता है, तो एक ही आंसर निकल कर आता है जिसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। ये बात ध्यान रखो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। भाई तुमको क्या लगता है फ्री में तुम यहाँ पे आके कमा लोगे क्या? नॉट पॉसिबल ना। आप बेसिकली आप खुद सोचो, काफी लोग ऐसे होते हैं, लाइक काफी सारे लोग, क्या मैं बता भी देता हूँ, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्री के चक्कर में रहते हैं। भाई तुम फ्री के चक्कर में आप गलत जगह पे आ गए हो। आप आए हो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का मतलब ही यह है कि यहाँ पर आपको पैसे से ही हर चीज होने वाली है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है मेरे भाई, तो शेयर मार्केट में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये ट्रू एंड डार्क रियलिटी है। अगर मैं आपको बोलूं ना जी कर लोगे, कद्दू कर लोगे, कैसे कर लोगे? आप शेयर खरीद नहीं पाओगे। आपको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, जब पैसे ही नहीं है तो करोगे क्या? सोचने की बात है। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है ना वो आप हो। मेन प्रोडक्ट है जो पैसा है, कि पैसा है तो काम कर पाओगे। तो इसलिए आपको पैसों को बचाना भी जरूरी काउंट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऑप्शन सेलिंग में पैसा बहुत ज्यादा लगता है भाई, तो हम कैसे करेंगे? मैं बोलना चाहूंगा पैसा तो लगेगा ना, अच्छी चीज में पैसा लगता ही लगता है, कॉमन सी बात है, वो तो पैसा लगेगा ही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई फ्री में काम करेंगे, नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा लगना ही लगना है। तो ये बात आपको समझनी है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी मार्केट के सेगमेंट में से आपको कौन से सेगमेंट में काम करना चाहिए। इक्विटी मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर काम करना भी है, तो आप कह सकते हो अगर इक्विटी की तरह आपके पास पैसा है तो फ्यूचर में देखो डिलीवरी में काम करना चाहो कर सकते हो। बट वहां पे भी लोग नहीं करते, मैक्सिमम जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में काम ना करके तो क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने देखा भाई ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक यहाँ पे क्रॉस किया इसने, तो आप क्या कर सकते हो? नीचे की पीई को सेल करो, उसके नीचे की पीई को बाय करो। जब आपको पता है कि फ्यूचर के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, तो यहां से पैसा कमाने की कोशिश करो जहां पर आपके पक्ष में काम होने के चांसेस ज्यादा हो। इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अलावा किसी और इंडेक्स में काम करने की जरूरत नहीं है। और करते भी हो तो वहां पे भी मेनली क्या करोगे? ऑप्शन बाइंग करोगे, तो वहां पे तो चढ़ावा चढ़ना तय है, वहां पे भी आपको ऑप्शन सेलिंग का ही सहारा लेना चाहिए। फिर कहूंगा पैसा लगेगा मेरे भाई, अच्छी चीजों में पैसा लगता है। सस्ती चीजें फिर सस्ती आती हैं, बात ध्यान रखो। अच्छी चीजें एक बार ली जाती हैं वो महंगी आती हैं,
बट लंग भी जाती है। वही चीज़ें यहाँ पे आती है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ बैठ गई ना कि मुझे ऑप्शन सेलिंग पे ही फोकस करना है, देन डेफिनेटली आप काफ़ी ईजी वे में काम कर सकते हो। यहाँ तक की बातों से ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको क्या काम करना है। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी कि किस जगह पे शेयर मार्केट में क्या सच में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी इतनी है कि दुनिया भर की कंपनी यार इसके अंदर लिस्टेड है। ठीक है, दुनिया भर के लोग इसमें काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा, मैंने कल भी बताया था, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कभी कभी ना पोपटनेस वाली बातें करते हैं। कैसे? समझो, लाइक ऐसी बातें करते हैं, शेयर मार्केट में हम तो काम नहीं करना चाहते। भाई तुम काम कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। क्यों? तुमको कभी किसी ने बताया ही नहीं है। आप अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर रहे हो, आप टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस, लाइक SBI, HDFC, ये वो दुनिया भर की जो भी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, निफ्टी 50 की, उनमें अगर किसी में भी आप एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो, तो मेरे भाई तुम काम कर रहे हो जॉब के साथ। ठीक? और जो उसका इन्वेस्टर है वो पैसा कमा रहा है आपकी मेहनत के ऊपर, तो आप एक्चुअल में इनके लिए काम कर रहे हो। क्लियर? तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोगों में से काफ़ी लोग ना ऐसे कंफ्यूज होते हैं, हमारा तो शेयर मार्केट से दूर दूर का लेना नहीं है। भाई लेना भी है, देना भी है, और एक्चुअल में तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। आप शेयर मार्केट को ग्रो करने के लिए, शेयर मार्केट बढ़े, इसके लिए ही काम कर रहे हो। तो ये माइंडसेट अपना क्लियर कर लो, अदरवाइज माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 था। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, कौन सा सेगमेंट काम करना है, कौन से में नहीं करना है। इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या रहने वाला है। फिर भी किसी को कुछ और करना हो, कर सकता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देश आजाद है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना मेरे भाई, तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हो ना, देन यहाँ पर मेरी वेबसाइट है एक्सप्लोजिव ट्रेड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ explosivtrades.in। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ना करेंसी मार्केट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। एंड आई विश आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली होगी इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, कौन से सेगमेंट को चूज़ करके काम करना चाहिए, और आपका माइंडसेट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो का जो क्वेश्चन है ना, वो है 21 + 91 कितने होते हैं। भाई कुछ लोग इतने आलकसी होते हैं, ये नंबर को मैसेज करने में भी शर्माते हैं। ठीक है, और जो शर्माता है ना वो कहीं नहीं कुछ कर पाता है। ये भी बात ध्यान रखो। मुझे पता कैसे लगेगा कितने लोग सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो? एक मैसेज करने में आपको इतना पैनिक कंडीशन क्यों आती है? लाइक मैसेज करने से कोई आपका बैंक अकाउंट थोड़ा ना खाली हो जाता है यार, ऐसी बातें सोचते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो सीरियसली वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर पाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। कॉमन सी चीज़ आ जाती है, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए, आपकी लाइफ पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, यही मेरा मेन मोटिव काउंट होता है। ठीक है, सो आई विश जो भी सीरियस होगा ना वो इस नंबर को यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करके ज़रूर बताए। मुझे पता तो लगे कितने लोग सीरियसली इन चीज़ों को क्लियरली समझ पाए। और जो भी आपके लाइक एडवाइस हो, सजेशंस हो, आप मैसेज में बता सकते हो यार। मैं तो खुद अपने आप को चेंज करता रहता हूँ, अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओल्ड वर्जन को अपडेट करना सबसे कीमती चीज़ आ जाती है। वही चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहूँगा। ठीक है, सो इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करो, और यहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर करेंसी ट्रेडिंग। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।